करंट अफेयर जो हमारा है वो है बेटा आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक न्यूज में क्यों है ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखो लिखा है क्या, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, यहीं पर लिखा है हेडिंग ओवर द सर्वे वेसल लार्ज, ठीक है। अब ये सर्वे वेसल लार्ज क्या होता है? सर्वे वेसल वो वेसल्स होते हैं जो सर्वे करते हैं, वाटर में रिसर्च करते हैं, बाकी चीजें करते हैं, सर्वे वाटर को। तो ये सर्वेइंग ऑफ द वाटर करते हैं, उनका काम करते हैं। अब ये कहाँ से लिखा है? आईएनएस निर्देशक कमीशन होगा 18 दिसंबर को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। आज तारीख कौन सी है? 18। आज ये क्या हो गया? डॉकयार्ड में आ गया, कमीशन हो गया। आज की डेट में विशाखापट्टनम की नौसेना में आ गया। आईएनएस निर्देशक ये सेकंड शिप अंडर सर्वे वेसल्स लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी। ये किसके अंतर्गत आया है? सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट एक है, उसके तहत इसको हमने यहाँ पे जोड़ा है। इट इज डिजाइन टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये क्या करेगा? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में भाग लेगा, नेविगेशन को असिस्ट करेगा, मैरीटाइम ऑपरेशंस करेगा। इसको बनाया किसने? पीछे लिखा था, आपको याद आ रहा होगा, गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता ने। किसने बनाया है? जीआरएससी ने बनाया है, कोलकाता ने। वो इसको बनाने में लगता है। इट रिफ्लेक्ट्स इंडियाज कमिटमेंट टू आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया विद ओवर 80% इंडिजीनियस कंटेंट। ये कैसे बना है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत के फीचर पे है। और ये क्या कर रहा है? 80% सामान इसका कहाँ का है? भारत का है। इट्स 80% इंडिजीनियस कंटेंट, ठीक है। पहली चीज आपको यहाँ रखनी है, इसमें क्या 80% भारतीय सामान लगा हुआ है। लिगेसी आईएनएस निर्देशक रिप्रेजेंट द रीइंकार्नेशन ऑफ, तो कहा था इसको सही करना है, भूल गए। रीइंकार्नेशन कहाँ चला गया यार, ठीक है। रीइंकार्नेशन ऑफ द ईस्ट वाइल आईएनएस निर्देशक वाइल सर्व्ड इंडिया फॉर 32 ईयर्स। ये क्या है? ये जो आईएनएस निर्देशक पहले से था, पहले चलता था, उसी का पुनर्गठन है, जो 32 साल तक भारतीय सेवा दिया और दिसंबर 2014 में चला गया। निर्देशक का मतलब है पथ प्रदर्शक। ये क्या करेगा? पाथ फाइंडर है, जो हमें समुद्र के अंदर सही राह दिखाने में सपोर्ट करेगा। इसकी कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। पहली क्या है बेटा? ये 2 मैरीन डीजल इंजन से चल रहा है। किस पे है? डीजल इंजन से चल रहा है, पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा, इसका विस्थापन कितना है? 3400 से 3800 टन। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है 3400 टू 3800 टन। लेंथ 110 मीटर है। केपेबल ऑफ अचीविंग स्पीड ऑफ एक्सीडिंग 18 नॉट, 18 नॉट से ऊपर जाएगा। कैन रिमेन एट सी ओवर 25 डेज। ये एक बार में समुद्र के अंदर 25 दिन तक रह सकता है। अगर एक बार इस व्हीकल को फुल करके इस वेसल में सारा डीजल पेट्रोल भर के हम ले जाएं तो 25 दिन तक ये यहीं पर रहेगा, ठीक है। ये पहली चीज इस पे याद रखनी है। टेक्नोलॉजी सबसे बात है, कंस्ट्रक्शन टू इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपमेंट के स्टैंडर्ड को फुलफिल करता है, स्टेट ऑफ आर्ट है। एडवांस हाइड्रोग्राफिक एंड ओशियोनोग्राफिक सर्विस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोग्राफिक डेटा एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग सिस्टम है। एडवांस सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है। सब सरफेस सेंसर है जो डिटेल्ड अंडर वाटर ट्राइन चार्टिंग करता है। अब ये क्या होता है? अंडर वाटर ट्राइन चार्टिंग क्या होती है? कौन बताएगा? क्यों अंडर वाटर ट्राइन चार्टिंग क्या होती है? इसका मतलब ये होता है कि जो पानी के नीचे की सतह है उसकी भी मैपिंग करता है। अगर वहां पे गलती से कोई सबमरीन है या कुछ भी है तो उसे हम तुरंत यहाँ से देख सकते हैं। और क्या करता है? ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल। यह स्वायत्त जल वाहन और दूर से संचालित वाहन के बारे में भी सारे काम करते हुए दिखेगा। अब ये क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों को सक्षम बनाती है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर हाइड्रोग्राफिक सर्वे हम ठीक से करते हैं तो हम चीजों को रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है और डेट इज अ की एसेस्ट फॉर इंडियन नेवी, ठीक है। इंडियन नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है और ये एसेट अगर इनके पास आई है तो कहीं ना कहीं इनके लिए काम करेगी। इसके बाद आता है एक्सरसाइज सिम्बेक्स। व्हाट इज एक्सरसाइज सिम्बेक्स? आज ये इसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज जो होती है हर साल। एक्सरसाइज सिम्बेक्स न्यूज में क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसके बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज सिलनेक्स श्रीलंका के साथ और इंडिया के साथ होती है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है सिलनेक्स से कहाँ पर हुई है? 17 से 20 दिसंबर तक विशाखापट्टनम में हुई है। ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ। किसके साथ हुई है? ईस्टर्न नेवल कमांड के साथ ये चीज चल रही है। ये भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभियान है। ये क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभियान है, ठीक है। 2005 में स्टार्ट किया गया था इसको और आज भी ये चल रहा है। 2024 का उद्देश्य है क्या? इन्फोर्स द स्ट्रॉन्ग मैरीन टाइम
टाइज। ये क्या कर रहा है, रीइंफोर्स कर रहा है मैरीटाइम टाइज को। ये बता रहा है कि मैरीटाइम टाइज किस तरीके के हैं और इनको किस तरीके से हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल रीइंफोर्स द मैरीटाइम टाइज। पहली चीज ये क्या करेगा, मैरीटाइम टाइज को रीइंफोर्स करेगा। तो इट इज डूइंग द रीइंफोर्स द मैरीटाइम टाइज, जो स्ट्रॉन्ग टाइज हैं हम सबके बीच में बने रहें और इन चीज़ों को हम ठीक से देखते रहें। तो ये काम ये पहले करेगा। इंडिया श्रीलंका में कई सारे इश्यूज थे जो अब थोड़े टैकल होते हुए दिख रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे कि इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी है बेटा जिसने मालदीव के साथ अपने रिश्ते सही कर लिए और श्रीलंका के साथ अपने रिश्ते सही कर लिए। श्रीलंका के नवनिर्वाचित व्यक्ति सबसे पहले इंडिया आ रहे हैं और इंडिया को अपना सबसे क्लोज एलाई देख रहे हैं। इंडिया को अपना सबसे क्लोज एलाई क्यों देख रहे हैं, डेब्ट ट्रैप पॉलिसी के चक्कर में। चाइना ने क्या किया, चाइना ने, ये कहानी स्टार्ट होती है 2008 से। 2008 में श्रीलंका इंडिया के पास आती है हम्बनटोटा पोर्ट का प्रोजेक्ट लेके, एचटीपी का प्रोजेक्ट लेके आती है, हम्बनटोटा पोर्ट का प्रोजेक्ट लाती है और कहती है इंडिया से कि सर आप हमारा पोर्ट बना दीजिए। उस टाइम पे तमिलनाडु जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बैठी थी उसको सपोर्ट दे रखा था। इसने कहा कि श्रीलंका को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसने कुछ दिन पहले ही लिट्टे को पूरी तरह खत्म किया था। 2006 में पहली ऐसी कंट्री बनी थी वर्ल्ड की जिसने इंटरनल रिबेल जो थे लिट्टे उनको पूरी तरह खत्म कर दिया था। पूरी तरह खत्म कैसे किया था बच्चों, ये जो श्रीलंका है, श्रीलंका के इस पूरे बॉर्डर को यहाँ से नेवी से घेर लिया और अंदर से आर्मी भेज दी और यहाँ हर एक बंदे को मार दी, ना बाहर भागना है कुछ पाए। तो वो इससे क्या हुआ, तमिल बहुत नाराज थे। तो जब ये आए तो लिट्टे ने मना कर दी। लिट्टे ने क्या कहा, लिट्टे ने कहा जब ये आए तो भारतीय तमिलनाडु ने मना कर दिया कि आप इनका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने बोल दिया नो, कि हम आपके हम्बनटोटा पोर्ट को बनाने में मदद नहीं करेंगे। उसके पीछे चाइना गया, चाइना ने कहा हम आपका हम्बनटोटा पोर्ट बना दें बिना पैसे लिए, आपसे हम 5 पैसे नहीं मांगेंगे एंड वी विल बिल्ड योर हम्बनटोटा पोर्ट। सबने कहा अच्छा सर कैसे बना देंगे, कह रहा ये तो हमारा टैलेंट है, ये तो हम करना जानते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाने का हुनर हमारे अंदर। उन्होंने कहा अच्छा बना दीजिए। अब इन्होंने हम्बनटोटा पोर्ट तो बनाया, बट ये था क्या, ग्रोथलेस डेवलपमेंट। ये क्या था, ग्रोथलेस डेवलपमेंट। ये वृद्धि विहीन विकास था। इसमें क्या हुआ, इसमें जब हम गए चाइना, श्रीलंका में पोर्ट बना रही चाइना, तो चाइना रॉ मटेरियल अपने यहाँ से ले गया, लेबर अपने ले गया, मशीन अपने ले गया। तो उन्होंने वहां पे पोर्ट तो खड़ा कर दिया, वहां पे पूरा एक पोर्ट खड़ा कर दिया, बट इस पोर्ट में कहीं पर भी किसी भी जगह पे बच्चों, किसी भी जगह ना वहां का लेबर उठाया, ना वहां का रॉ मटेरियल उठाया, और एक खरबों रुपए का पोर्ट बन गया। तो यहाँ पे जॉब तो आएंगे, यहाँ पे मार्केट भी नहीं बढ़ी, मार्केट भी ठंडी रही और पूरे पोर्ट बन के तैयार हो गए। और फिर इन्होंने कहा श्रीलंका से अब तुम इसका पैसा भरो। तो श्रीलंका ने कहा कि भाई आपने इतना काम किया, बहुत अच्छी चीज़ है, पर मैं पैसा कहाँ से भरूँ। इन्होंने कहा हम तुम्हें सॉफ्ट लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट कम लेंगे। इसने कहा ठीक है दे दो। अब उसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट बन के तैयार हो गया। अब इस पोर्ट को एक दिन में तो चलाया नहीं जा सकता। जो कोलंबो पोर्ट में क्राउड है उसको हम्बनटोटा पोर्ट तक शिफ्ट करने में समय लगेगा, और हम्बनटोटा पोर्ट की लेगेसी बनाने में टाइम लगता है। 5 से 6 साल बाद इन्होंने कहा मेरा पैसा दो। तो श्रीलंका ने कहा सर मेरे पास इतना पैसा है नहीं, अभी लॉकडाउन भी खत्म हुआ, मेरे पास पैसा है नहीं। तो चाइना ने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 99 साल के लिए हमको हम्बनटोटा पोर्ट दो। सोचिए, जिस पोर्ट को जिस कंट्री में बनाया उसी कंट्री से छीन लिया। आज हम्बनटोटा पोर्ट की लीजिंग किसके पास है, चाइना के पास। अब चाइना ये मानता है कि जहां पर भी चाइना काम करेगा, बहुत ध्यान से समझना, चाइना कहता है जहां पर भी चाइना काम करेगा वो इस एरिया में, अगर भारत का मान लो ये पूरा भारत है, भारत के इस एरिया में काम कर रहा है, तो ये क्या माना जाएगा, पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसे पीआरसी माना जाएगा। यहाँ पे कौन रहेगी, पीआरसी। अब पीपुल रिपब्लिक आर्मी रहेगी, पीपुल रिपब्लिक आर्मी, पीआरए यहीं रहेगी। अब ये जो है इसके रूल्स रेगुलेशन कौन संभालेगा, आर्मी। तो हम्बनटोटा पोर्ट पे चाइनीज आर्मी प्रोटेक्शन के लिए रहेगी। अब अगर वो प्रोटेक्शन के लिए रहेगी, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम कमर्शियल और पीसफुल प्रोजेक्ट के लिए ही पोर्ट का प्रयोग करेंगे, वी विल यूज दिस पोर्ट ओनली फॉर दिस पर्पस। हमने कहा ओके, बट आज वो उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, फॉर फेक थिंग्स लाइक न्यूक्लियर, व्हीकल, वेसल सब ला रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये इंडिया को घेरने के सारे काम कर रहे हैं। बट जब इन्हें पता चला डेट ट्रैप पॉलिसी में फंसे, अभी एक समय आया जब इनके पास इतना पैसा नहीं था कि अपनी चीज़ों को बचा लें, ठीक है। श्रीलंका में अभी पेपर तक नहीं थे एग्जाम लेने के लिए आज से 1 साल पहले, तो भारत ने फ्री में पेपर भेजे, भारत ने इन्हें फ्री में सॉफ्ट लोन दिया। तो अब श्रीलंका को समझ में आया कि भारत से अच्छा टाई हमारे लिए कोई नहीं। तो अब जो नए वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं उनका पहला काम क्या हुआ, भारत की तरफ विजिट करना, भारत को देखना। तो भारत ने कभी श्रीलंका से अपने टाई नहीं तोड़े। क्यों नहीं तोड़े? क्योंकि अगर श्रीलंका से अपने टाइज तोड़ देती तो प्रॉब्लम होती। आज हम कोलंबो पोर्ट पे काम कर रहे हैं, आज हम हम्बनटोटा के पास एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, अडानी ग्रुप वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो क्या आज इंडिया वापस वहाँ जा रहा है? बट चाइना से ज़्यादा मजबूती के साथ हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। आज भी हमें टाइम लगेगा, आज भी हमें चाइना को टैकल करने में समय लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा। आज हम चाइना को एक दिन में टैकल नहीं कर सकते क्योंकि चाइना टैकल होने वाला पार्टी नहीं। तो जो हमारी मैरीटाइम एक्सरसाइजेज होती हैं श्रीलंका के साथ, श्रीलंका और इंडिया, देखो ये इसका मतलब है श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, स्लिनेक्स इसीलिए लिखा है, ठीक है। यहां तो कोई डाउट? ठीक। अब इंडिया से नेवल शिप INS सुमित्रा, नेवल ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल ईस्टर्न फ्लीट का जाएगा, और श्रीलंका से श्रीलंका नेवल शिप है ना सयूरा, ठीक है। अब ये जा रहा है जिसे सयूरा भी बोला जाता है, ये जाएगा। ये दोनों अपनी एक्सरसाइज में पार्ट ले रहे हैं। अब बंदरगाह चरण पर ये होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रोफेशनल और सोशल एक्सचेंज होगा। सी फेज पर ज्वाइंट एक्सरसाइजेज होंगी, स्पेशल फोर्स ऑपरेशन होगा, गन फायरिंग होगी, कम्युनिकेशन ड्रिल होगी, सी मैनशिप प्रैक्टिस होगी, नेविगेशन इवेल्युएशन होगा, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन होगा, ठीक है। अब INS सुमित्रा है क्या? INS सुमित्रा जो है, it is the fourth and the last Saryu class patrol vehicle of Indian Navy. It is based on Indian indigenous design to construct by Goa Shipyard Limited. ये जो सरयू क्लास पेट्रोल व्हीकल है इसको किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इट वॉज कमीशन इन 2014 एंड इज बेस्ड इन चेन्नई अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड। ये किसने बनाया है? इट इज बेस्ड इन चेन्नई अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड के थ्रू ये काम करते हुए आपको दिखता है, ठीक। आइए अब इसके आगे हम लोग आज और चीजें श्रीलंका और चाइना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, इट्स डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। व्हाट इज डेप्थ ट्रैप पॉलिसी? ये डेप्थ ट्रैप पॉलिसी श्रीलंका क्यों चलाता है, श्रीलंका पे क्यों आया, मालदीव पे क्यों आया, और ये क्या है? देखिए, चाइना कहता है कि मेरे झांसे में रिच कंट्री तो आएंगी नहीं, पर गरीब आ सकते हैं। जो पुअर कंट्रीज हैं वो आपके झांसे में बिल्कुल आ सकती हैं। अगर आप गरीब कंट्री की बात करोगे तो वो आपके झांसे में बिल्कुल आएंगी, इसलिए आएंगी क्योंकि उनको काम करना है। और डेप्थ ट्रैप पॉलिसी उन्हीं के लिए काम करती है जिनको प्रॉब्लम्स हो रही होती है। क्लास में बेटा 5:30 कॉल करता हूँ, ठीक है। डेप्थ ट्रैप पॉलिसी उन्हीं के लिए काम करती है जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, जो कंट्रीज आपके लिए गरीब हैं। जैसे नेपाल में आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए? रोकड़ा। रोकड़ा कहां से आएगा? थर्ड पर्सन से। अब वो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? जापान हो सकता है, इंडिया हो सकता है, USA हो सकता है, इंडियन मॉनेटरी फंड हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है। बट ये सब हमेशा तो पैसा नहीं देंगे ना। आपको डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने हैं तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए आपको अलग कंट्री से फंड चाहिए। अलग कंट्री से फंड लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? अलग कंट्री से फंड लेने के लिए आपको उनको अपने इन्वेस्टमेंट में जोड़ना पड़ेगा या उनको प्रॉफिट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए इंडिया श्रीलंका में काम करता है या इंडिया नेपाल में काम करता है, तो इंडिया जब वहाँ काम करेगा तो इंडिया उनको सॉफ्ट लोन देगा, मतलब उनको क्रेडिट देगा, क्रेडिट ऑफ लाइन देगा कि आप हमारे यहाँ से सामान लीजिए, अपना खुद का कंस्ट्रक्शन करिए। पर चाइना क्या करता है? चाइना इनको बहुत बड़ा झांसा देता है। चाइना कहता है भाई साहब देखिए, आपको जो भी काम करना है आप हमारे से ले लीजिए, रॉ मटेरियल हम देंगे, प्रिपेयर्ड गुड्स हम देंगे, लेबर हम देंगे, व्हीकल हम देंगे, कंस्ट्रक्शन लेबर्स हम देंगे, बैरिकेड्स हम देंगे, शटरिंग हम देंगे, हर चीज़ हम देंगे, कील से हथौड़े तक हर चीज़ हम अपने यहाँ से लाएंगे। कह रहे आप क्या करोगे? कह रहे थे आप सिर्फ देखना कैसे काम होता है, आपको क्या करना, आपको सिर्फ निहारना है कि यह काम किस तरीके से हो सकता है। उन्होंने कहा सिर्फ आप निहारिए चीज़ों को, आप सिर्फ वॉच करिए काम कैसे होता है इन्होंने, ठीक। अब नेपाल जैसी गरीब कंट्री में गए तो उन्होंने किस में जोड़ दिया? बिल्ड रोड इनिशिएटिव, BRI में, ठीक। चाइना गए, श्रीलंका गए, श्रीलंका को किस में जोड़ दिया? बिल्ड रोड इनिशिएटिव।
मालदीव को किस में जोड़ दिया? बिल्ड रोड इनिशिएटिव में। ठीक है, वर्ल्ड में जिन जिन कंट्रीज में गए उन सबको किस में जोड़ दिया? बिल्ड रोड इनिशिएटिव में, और कहा कि हम आपका डेवलपमेंट करें। अच्छा, इंडिया से कहा तुम भी जुड़ जाओ, इंडिया ने कहा हम नहीं जुड़े। नो डाउट इंडिया का बीआरआई में जुड़ने से कोई नुकसान नहीं था। अब बीआरआई जब पाकिस्तान में ले गए तो क्या किया? पाकिस्तान में गए तो ऐसे गए, जब ऐसे गए तो ये तुम्हारा है, और ये जो है ये सीपैक बनाने के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के लिए ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था इसको ले लिया, जिससे इंडिया और चाइना में और लड़ाई हो गई। और पाकिस्तान से इंडिया ने कहा कि जब डिस्प्यूटेड टेरिटरी है तो तुमने चाइना को गिफ्ट कैसे दे दी? तो इन तीनों कंट्रीज को इन्होंने बर्बाद करना स्टार्ट किया। नेपाल हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, पाकिस्तान हो गई, इन सबको इन्होंने बहुत सारा लालच दिया, बहुत सारे पैसों के सपने दिखाए, बहुत सारे डेवलपमेंट के सपने दिखाए। धीरे 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 करते हुए ऐसा समय आया कि ये पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पे आ गए। आज पाकिस्तान के पास अपनी खुद के काफिलों के लिए पैसा नहीं है। आज पाकिस्तान के पीएम साहब को प्रॉब्लम होती है। आज नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया जा रहा है। नेपाल को क्या कहा जा रहा है? जो इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी उसमें कौन आया था? कह रहे उनके यहाँ से एक आईएएस आए थे साइन करने, और आपके यहाँ से आपके राजा गए थे, प्रधानमंत्री गए थे। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे फिर कहते हैं नेपाल को इंडिया हमेशा यूज करता है। इंडिया नेपाल की यूथ को भड़काया जा रहा है। आज नेपाल की यूथ इंडिया के खिलाफ खड़ी दिखती है। आज नेपाल इंडिया के खिलाफ कई जगह बोलते हुए दिखता है। तो आज नेपाल को चाइना ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रखा है। वहां पे रेलवे बना रहा है। देखिए नेपाल ऐसे है, ठीक है, ये नेपाल है, लेट्स सपोज ये कहाँ है? ये पठारी भाग है। तो पठारी भाग से तो रेलवे बनाना आसान है, बट ये हिमालय भाग है। हिमालय भाग में कंस्ट्रक्शन ना भारत कर पा रहा ना नेपाल कर पा रहा। तो आपके उस भाग में कंस्ट्रक्शन आसान है जहाँ चाइना है, तो चाइना हमसे ज्यादा डेवलपमेंट कर देगा। ये हमें भी पता है, आपको भी पता है, बट चाइना डेवलपमेंट करने के बदले आपसे कर्जा लेगा। जैसे इन्होंने एक पोखरा में एयरपोर्ट बनाया, इनका एक एयरपोर्ट था जो कहाँ बना? पोखरा में। तो जो इन्होंने बेटा पोखरा में एयरपोर्ट बनाया तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पूरा पैसा लगाया। इसके बाद कहा पोखरा में कि भाई आप नहीं चला पा रहे, तो इन्होंने कहा भाई तुमने पोर्ट तो बना दिया, पैसा कौन देगा तुमको अगर तुम उसका ऑपरेशन नहीं स्टार्ट कराओगे? तो इन्होंने कहा भाई ठीक है कर दो। तो नेपाल थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ डेब्ट ट्रैप पॉलिसी देख के। उसने कहा भाई अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको उसको बढ़ाने के लिए खुद ही लगना पड़ेगा, मैं नहीं लगूंगा। तो उसकी बात लोगों को समझ में आई। जब उसकी बात समझ में आई तो उन्होंने इस चीज को क्या किया? एनहेंस किया। अब इसको एनहेंस किया तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच पे आ गई। तो ये पॉजिटिव अप्रोच की बात यहाँ पे होने लगी, इसका एनहेंसमेंट हमने कर दी। ठीक, अब जब ये एनहेंस हो गई तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ। अब ऐसे ही अगर मालदीव गए, मालदीव में उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारा ये डेवलपमेंट करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे, ये बाद में उनसे आइलैंड ले लिए, वहां पे गवर्नमेंट गिरा दी। तो ये सारी चीजें ये करते हैं, इससे क्या प्रॉब्लम आती है? इससे चीजें खराब होती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का एक पार्ट ये है कि इंडिया इन चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। इंडिया ये प्लान करता है कि इन चीजों को हम किस तरीके से रेगुलेट करें और किस तरीके से बनाएं। अगर इंडिया अपनी चीज़ों पे सही तरीके से काम करता है तो एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इंडिया का ट्रस्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इंडिया जो होता है, इंडिया डेवलपमेंट करता है लोकल्स के साथ मिलके, और वो जापान और इंडिया दोनों करते हैं, और ये उस कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हैं। और चाइना क्या करता है? चाइना अपने साथ अपनी ओन कंट्री का प्रॉफिट चाहता है, तो वहां के लोकल से मतलब ही नहीं रखता, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता है। तो ये कंट्रीज को खत्म करता है, कंट्रीज को ग्रो करते हैं। तो आज वर्ल्ड वाइड लोगों को समझ में आ रहा है कि चाइना के साथ काम करने से हमारा नुकसान है, फायदा नहीं। तो कई कंट्रीज आज चाइना से दूर भाग रही है, चाइना के साथ कोई भी पॉलिसीज नहीं बना रही, चाइना के साथ कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही, बट येट चाइना इज डूइंग अ लॉट। चाइना अपने काम तो कर रहा है, कहीं ना कहीं से कर रहा है। तो जो चाइना अपने काम कर रहा है वो पॉजिटिव अप्रोच में इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसको पता है हाउ टू डू, ये चीजें उसको पता है, इसलिए वो उन चीजों को ठीक से कर पा रहा है। जब वो कर पा रहा है तो भाई चाइना पुअर कंट्रीज को ढूंढता है, और उनके पास अदर कंट्रीज सपोर्ट करने नहीं जाती। जब तक अदर कंट्रीज उन्हें सपोर्ट करने दी जाएंगे, चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी चलती रहेगी, और वर्ल्ड में चाइना काउंटर कर लेगा यूएसए को भी, रशिया को भी, इंडिया को भी, और ऑस्ट्रेलिया को भी, और जापान को भी। हर एक कंट्री के सामने इसके खुद के आइलैंड होंगे। ये वो है जो इंक्रोचमेंट पे ध्यान देता है। इंक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया, और ये इंडिया है और ये चाइना का बॉर्डर है, ठीक, इंडिया चाइना का बॉर्डर है बच्चों। अब यहाँ पे ये क्या करता है इंक्रोचमेंट में? मान लीजिए ये नो मैंस लैंड है और ये यहाँ का नो मैंस लैंड है, ठीक है, यहाँ पे बाउंड्री इनकी बनी है, यहाँ पे हमारी बाउंड्री बनी है। अभी क्या करता है, यहाँ तक अपनी बाउंड्री कर देता है, इंडिया इग्नोर करता है, कहता है चलो। अब ये यहाँ पे आके बैठ जाता है, फिर कहता है भाई ये जो बॉर्डर लाइन है वो यहाँ होगी, समझ।
अब फिर आगे बढ़ता है और इंक्रोचमेंट करता है, यहाँ पहुंच जाता है। फिर इंडिया कहता है भाई तुम यहाँ पहुंच गए, तो कहता है ठीक है पीछे जाएंगे बट ये तो मेरी एक्चुअल लाइन है। तो इसने क्या किया, इतने स्क्वायर फीट जमीन हथिया ली। तो भारत में इसने जो जमीन हथियाई वो इंक्रोचमेंट से हथियाई, हथियाता चला गया, जगह बार बार आगे बढ़ाता गया, चीजें घटियाता गया, जीते गए, हथियाते आते 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 यहाँ तक पहुँच गया। आज हथियाते आ गया, सबसे आगे पहुँच गया और आज इसको रोकना मुश्किल हो गया। तो इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इसको अगर हम नहीं समझते तो हमें दिक्कतें जरूर होंगी।